वो दोनों औरत और आदमी गिड़गिड़ा रहे थे, पर डीजे और विराज को तो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पूरा सिंघानिया परिवार सदमे में था। राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, विराज यह पागलपन बंद कीजिए। राम सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने एक नज़र उनकी तरफ देखा भी नहीं। वह बस खुशी का चेहरा अपने सीने में छुपाकर उन दोनों औरत और आदमी को नफरत भरी नजरों से घूरकर देख रहा था। डीजे ने अपने बॉडीगार्ड को इशारा किया। दो बॉडीगार्ड ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और एक बॉडीगार्ड छुरा लेकर उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया। कोई कुछ समझ पाता है? इससे पहले ही दोनों की जबान कटकर नीचे गिरी हुई थी और उनके मुंह से खून निकल रहा था। सिंघानिया परिवार को तो ये सब कुछ सिर्फ मजाक लग रहा था, पर जब उनकी आंखों के सामने यह मंजर हुआ तो उन सब की जैसे जान हलक में अटक चुकी थी। आरती सिंघानिया तो अपने बेटे की तरफ देख रही थी, जिसके होठों पर इस वक्त एक अजीब सी मुस्कुराहट थी। अपने बेटे का ये रूप देखकर उनकी आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे। अर्जुन सिंघानिया, राम सिंघानिया, आरती सिंघानिया, आलेख सिंघानिया, अनुज सिंघानिया, रेखा सिंघानिया, ईशा सिंघानिया सब अपनी आंखों को हैरानी से बड़ा करके यह मंजर देख रहे थे। वही विशाखा सिंघानिया तो सोफे पर बैठ गई थी। उन्होंने अपने मुंह पर हाथ रख लिया था। उन दोनों औरत आदमी की आंखों से लगातार आंसू निकल रहे थे और मुंह से खून। वह चिल्लाना चाहते थे, पर अब वह चाहकर भी ना चिल्ला सकते थे, ना बोल सकते थे। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, मेरे शेर, मैंने तुम्हारी डिमांड को पूरा कर दिया। कुछ और करना है तो बता दो, वैसे भी काफी दिनों बाद कुछ अच्छा करने का मौका मिल रहा है। डीजे की बात सुनकर राम सिंघानिया ने चिल्लाते हुए कहा, दिग्विजय जिंदल, मेरे घर से निकल जाओ। डीजे में राम सिंघानिया को घूरते हुए कहा, कितनी बार कहा है, दिग्विजय जिंदल सालों पहले मर चुका है। कॉल मी डीजे और मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं बस अपने प्यारे शेर से मिलने के लिए आया था। अगली बार से मेरे शेर को धमकाने के बारे में सोचना भी मत। उसके पीछे उसका ये दादा डीजे खड़ा है। कहते हुए डीजे ने विराज के पास आकर उसे हल्के से गले लगाकर खुशी के माथे पर किस करते हुए कहा, नन्ही शहजादी, मेरे शेर का ध्यान रखना और हमेशा के साथ रहना। डीजे के किस करते ही खुशी खिलखिलाकर हंसने लगी। उसके होठों पर चॉकलेट लगी हुई थी और इस वक्त वह बहुत क्यूट लग रही थी। विराज ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, मुझे दो बॉडीगार्ड चाहिए। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, जो मेरा है वो तुम्हारा ही है, तुम्हें जो चाहिए वो मांग सकते हो। कहते हुए डीजे ने पलटकर अपने दो बॉडीगार्ड की तरफ देखते हुए कहा, आज से तुम सिंघानिया मेंशन में ही रहोगे। मेरे शेर को तुम्हारी जरूरत है। उन दो बॉडीगार्ड ने अपना सर हिलाया। डीजे ने सिंघानिया परिवार की तरफ देखकर एक क्रीपी स्माइल के साथ कहा, काफी कमजोर दिल के हो तुम सब लोग, बाय बाय, दुआओं में याद रखना। कहते हुए डीजे वहां से एटीट्यूड से जैसे आया था वैसे ही चला गया। डीजे के जाने के बाद आरती सिंघानिया, जो कि अब तक खुद को संभाल कर खड़ी थी, उन्होंने तेज आवाज में कहा, विराज ये सब कुछ क्या था? कौन था यह आदमी और वो आपकी मदद के लिए क्यों आया था? आरती सिंघानिया की बात सुनकर विराज ने उन्हें घूरते हुए कहा, मैं आपको ये बताना जरूरी है समझना मिसेज सिंघानिया, बस इतना समझ लीजिए कि वह जो भी थे मेरे लिए बहुत जरूरी थे और अपने परिवार को समझा दीजिएगा कि अगली बार से मेरी बेबी को मुझसे दूर करने की साजिश करने से अच्छा होगा कि वह मुझसे और मेरी बेबी से दूर रहे, वरना इस बार सिर्फ ट्रेलर दिखाया है, अगली बार पूरी फिल्म दिखाऊंगा और फिल्म रोमांटिक तो बिल्कुल नहीं होगी बल्कि हॉरर होगी। हॉरर फिल्म का मतलब समझती है ना आप? कहते हुए विराज टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ सबको देखते हुए खुशी को लेकर किचन में चला गया, क्योंकि उसे खुशी के लिए खाने के लिए कुछ चाहिए था। वही सिंघानिया परिवार विराज का ये रूप देखकर सदमे में जा चुका था। राम सिंघानिया ने अपने दोनों हाथों से अपने सर को पकड़ते हुए कहा, हमारा विराज इस आदमी को कैसे जानता है? ये सब कुछ क्या हो रहा है? अर्जुन सिंघानिया खुद सोच में थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। उन्होंने धीरे से कहा, दिग्विजय अंकल तो सालों पहले इंडिया छोड़कर चले गए थे, फिर वह इस तरह से इंडिया में, और विराज उन्हें कैसे? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। पूरा परिवार सदमे में था। विराज को तो किसी से कोई मतलब ही नहीं था। वह खुशी को लेकर किचन में आ गया। घर के शेफ भी विराज से बहुत डरते थे। उसने सुबह ही शेफ को बता दिया था कि खुशी के लिए कुछ हल्का फुल्का बना दिया जाए। शेफ के सामने विराज ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुमने मेरी बेबी के लिए कुछ बनाया? शेफ ने डरते हुए कहा, जी सर, हमने यह वेजिटेबल सूप और दलिया बनाया है जो बच्चों के लिए बिल्कुल हेल्दी और ठीक है, आप बेबी को ये खिला दीजिए। कहते हुए सर्वेंट ने एक प्लेट में दलिया और बोल में सूप दे दिया। विराज ने उसे घूरकर देखा और किचन के काउंटर पर खुशी को बिठाकर उसे अपने हाथों से खिलाने लगा। खुशी नखरे करते हुए अपना चेहरा यहाँ से वहाँ घूम रही थी। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुमने यह नहीं खाया तो मैं सारी चॉकलेट किसी और को दे दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनकर ख्वाहिश अपनी नीली नीली आंखों में गुस्सा भर के विराज को देखने लगी। उसने मुंह फूलते हुए कहा, बैड डेविल। कहते हुए वह चुपचाप विराज के हाथों से खाना खाने लगी।
विराज ने उसे अच्छे से दलिया खिलाया और टिश्यू से उसका मुंह साफ करके उसे अपनी गोद में लेकर बाहर आ गया। सिंघानिया परिवार अभी भी अपनी जगह पर उसी तरह से खड़ा था। विराज सबको इग्नोर करके खुशी को लेकर गार्डन एरिया में चला गया। आरती सिंघानिया ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, कुछ कीजिए, मेरा बेटा कौन से रास्ते पर जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। वह ऐसा तो नहीं था। आरती सिंघानिया की बात सुनकर अर्जुन सिंघानिया ने गुस्से से कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। वह पहले से ही हमारी बात नहीं सुनता था और अब वह एक ऐसे आदमी के साथ कांटेक्ट में है जिसे दुनिया गैंगस्टर के नाम से जानती है। वह आदमी इंसान नहीं शैतान है। हमें किसी भी कीमत पर विराज को उससे दूर करना होगा। राम सिंघानिया चुपचाप सबकी बातें सुन रहे थे। उनकी आंखों के सामने दिग्विजय जिंदल का मुस्कुराता हुआ चेहरा और उनकी वह कृपी मुस्कुराहट घूम रही थी। राम सिंघानिया ने गुस्से से कहा, बहुत गलत किया तुमने, पर कोई बात नहीं। राम सिंघानिया को अच्छे से पता है कि उसे अपने दुश्मनों के साथ क्या करना है और क्या नहीं। कहते हुए राम सिंघानिया बिना किसी पर ध्यान दिए वहां से अपने रूम में चले गए। उन्हें इस तरह से जाते हुए देखकर सिंघानिया परिवार के लोग हैरान हो गए, पर किसी ने भी उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। सब लोगों को लग रहा था कि जरूर इतने सालों बाद दिग्विजय जिंदल को अपने सामने देखने की वजह से राम सिंघानिया परेशान होंगे, पर असल वजह कोई भी नहीं जानता था। विराज गार्डन में खुशी को नीचे उतरकर उसकी छोटी सी उंगली को पकड़कर उसे गार्डन में घुमा रहा था। खुशी ने विराज के हाथ को छोड़ा और गार्डन में उछल कूद करने लगी। वो कभी गार्डन की घास पर लेटती तो कभी मिट्टी के गोले बनाकर यहाँ से वहाँ फेंकती। विराज बस उसे मस्ती करने दे रहा था। खुशी इस वक्त पौधे के नीचे लगी मिट्टी को खुरेद रही थी और खिलखिलाकर हंस रही थी। विराज बस प्यार से उसे देख रहा था। खुशी ने मिट्टी को अपने मुंह के पास लाकर उसे खाने की कोशिश की, तभी विराज दौड़ता हुआ उसके पास आ गया। उसने खुशी के हाथ को नीचे करते हुए कहा, गंदी बच्ची, यह कौन खाता है। विराज की बात सुनकर खुशी ने अपनी नीली नीली आंखों को झपकाते हुए कहा, हम खाते हैं, ये टेस्टी होता है। कहते हुए खुशी फिर से मिट्टी खाने की कोशिश करने लगी। विराज ने उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, तुम बहुत शैतान हो बदमाश, चलो मेरे साथ, फिर से नहलाना होगा, सारे कपड़े गंदे कर दिया तुमने। विराज की बात सुनकर खुशी उसकी गोद से नीचे उतरने की कोशिश करने लगी क्योंकि उसे अभी भी खेलना था। आखिर में खुशी के सामने हार मानकर विराज ने उसे नीचे उतार दिया। बारिश का मौसम होने की वजह से अभी भी हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। पूरे गार्डन में खुशी यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी और विराज उसके पीछे पीछे घूमकर उसका ध्यान रख रहा था। गार्डन में मौजूद सभी सर्वेंट बॉडीगार्ड से देखकर हैरान थे। उन्होंने विराज को हमेशा अपने रूम में बंद देखा था। वह काफी कम लोगों को नजर आता था। वह क्या करता था और क्या नहीं किसी को नहीं पता था, पर आज उनके सामने विराज का एक अलग ही रूप नजर आ रहा था। इस अनजान बच्चों के साथ वह हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था, खेल रहा था, उसका ध्यान रख रहा था। काफी देर बाद आखिर नन्ही सी खुशी थक गई और गार्डन की घास पर ही लेट गई। विराज ने उसके पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, मेरा बच्चा थक गया। खुशी ने विराज के सीने पर अपना सर रखकर क्यूट सी आवाज में कहा, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है। खुशी की बात सुनकर विराज मुस्कुराते हुए उसे अपने साथ लेकर वापस मेंशन के अंदर आ गया। सभी लोग अपने अपने काम पर चले गए थे। विराज ने रूम में आकर खुशी को फिर से नहलाया और उसे अच्छे से कपड़े पहनाकर उसे बेड पर लेटा दिया। खुशी विराज की आंखों में देख रही थी। उसने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप हमारे कौन हो। खुशी का सवाल सुनकर विराज चुप हो गया। उसे खुद नहीं पता था कि वह कौन है। खुशी का उसे चुप देखकर खुशी ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए कहा, आप हैंडसम हो पर आप बुरे भी हो, तो फिर आप कौन हो। खुशी का सवाल सुनकर विराज ने उसके गाल खींचते हुए कहा, आप ही बता दो कि मैं कौन हूँ। खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, आप हैंडसम हो पर आप डेविल भी हो, आप डेमन भी हो, आप वैम्पायर भी हो। खुशी की बात सुनकर विराज की आंखें छोटी हो गई। खुशी ने खुशी से तालियां बजाते हुए कहा, आप हैंडसम वैम्पायर हो ना। खुशी की बात सुनकर विराज है उसके गालों को चूमते हुए कहा, मैं विराज हूँ, तुम्हारा विराज। विराज की बात सुनकर खुशी ने उसके गालों को अपने नन्हे नन्हे हाथों में भरते हुए कहा, तो फिर आप हैंडसम विराज हो कि आप खुशी के हैंडसम विराज हो। खुशी की बात सुनकर विराज बस मुस्कुराते हुए उसे देखने लगा। उसने खुशी के चेहरे को देखते हुए कहा, चाहे पूरी दुनिया तो मैं मुझसे अलग करने की कोशिश क्यों ना करे, मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। चाहे फिर इसके लिए मुझे पूरी दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। कहते हुए विराज में छोटी सी खुशी को अपने सीने पर लिटाया और उसके सर पर थपकी देने लगा। कुछ ही देर में विराज को खुशी की गहरी सांस से महसूस हुई। खुशी उसके सीने पर अपना सर रखकर सुकून से सो गई थी। विराज बस शिलिंग को घूरते हुए कुछ सोच रहा था। उसने साइड टेबल से मोबाइल उठाकर डीजे का नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से डीजे ने कॉल उठाते हुए कहा, मेरे शेर, फिर से मेरी याद आ गई, बताओ क्या हुक्म है अपने इस डीजे के लिए। विराज ने खुशी के चेहरे की तरफ देखते हुए कहा, आपने जो कहा था उसके लिए मैं रेडी हूँ।
विराज की बात सुनते ही दूसरी तरफ से डीजे ने एक्साइट होते हुए कहा, तुम सच कह रहे हो ना? विराज ने खुशी के चेहरे की तरफ देखते हो, क्या मैं झूठ नहीं बोलता ना, मैं मजाक करता हूं, तो आपको क्या लगता है? विराज की बात सुनकर डीजे ने एक्साइट होते हुए कहा, ठीक है तो कल तुम्हें कहाँ आना है तुम्हें पता है ना, मैं कार भेज दूंगा। डीजे की बात सुनकर विराज ने कहा, ठीक है। उसने कॉल कट करके खुशी की तरफ देखते हुए कहा, मैं कभी यह सब नहीं करना चाहता था, पर अब तुम्हारे लिए मैं ये सब कुछ करूंगा। सब कुछ कहते हुए विराज के होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। उम्मीद है कि आपको कहानी पसंद आ रही होगी। आप सब से रिक्वेस्ट है कि पूरा चैप्टर पढ़ी है, इसके बाद एक चैप्टर आएगा और उसके बाद मैं कहानी को अप्लाई कर दूंगी। अगर सिलेक्ट हुई तो डेली 3 चैप्टर दूंगी या 2 तो दूंगी ही, वरना एक भी नहीं है। हरिद्वार तो अच्छा है और मुझे लग रहा है कि सिलेक्ट हो जाएगी, बट फिर भी आप सब लोग दुआ करना। विराज अभी भी खुशी को अपने सीने पर सुलाते हुए कुछ सोच रहा था। कुछ ही देर में नन्ही सी खुशी सुकून से उसके सीने पर सो चुकी थी। विराज ने उसके माथे को चूमकर उसे अच्छे से बेड पर लिटाकर उसके इर्द गिर्द पीलों को सेट कर दिया और अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। उसने अपने लैपटॉप के पास आकर एक वेबसाइट ओपन की और तेजी से कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगा। उसके चेहरे पर इस वक्त बेहद सख्त एक्सप्रेशन थे। कीबोर्ड पर किसी मशीन की तरह उंगलियां चल रहा था। जैसे जैसे उसके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ती जा रही थी, लगातार 1 घंटे तक लैपटॉप पर कुछ करने के बाद आखिर में विराज के होठों के कोने टेढ़े हो गए और उसने लैपटॉप को बंद कर दिया। इस वक्त दूसरी तरफ से उसका मोबाइल वॉच नहीं लगा। विराज ने कॉल उठाते हुए कहा, हेलो। दूसरी तरफ से डीजे ने चिल्लाते हुए कहा, और अपने सिक्योरिटी लॉक तोड़ दिया? डीजे के सवाल पर विराज ने कहा, हाँ तोड़ दिया। विराज की बात सुनकर डीजे ने एक्साइट होते हुए कहा, पर आपने तो कहा था कि आपको 2 दिन का वक्त लगेगा। विराज ने लैपटॉप की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि उस वक्त मेरा कुछ करने का मूड नहीं था, इसलिए। डीजे ने विराज की बात सुनकर एक्साइट होते हुए कहा, ग्रेट मेरे शेर ग्रेट, तुमने वह कर दिखाया जो बड़े बड़े हैकर्स नहीं कर पाए। तुम्हें इस दुनिया पर राज करने से कोई नहीं रोक सकता। ये दुनिया अपने आने वाले किंग का इंतजार कर रही है शेर, ये दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। डीजे की बात सुनकर विराज ने अजीब तरह से मुस्कुराते हुए कहा, बहुत जल्दी इस दुनिया को उसका किंग मिल जाएगा। डीजे, यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। विराज डीजे से बात कर ही रहा था कि तभी उसे खुशी की आवाज सुनाई दी। उसने पलटकर देखा तो खुशी नींद में यहाँ हाथ पर चल रही थी। विराज अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया और खुशी के पास आकर उसे थपकी देने लगा। विराज के थपकी देते ही खुशी फिर से सुकून सो गई। खुशी की आवाज सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, नन्ही शहजादी उठ गई थी क्या? विराज ने बस हम कहा। डीजे ने दूसरी तरफ से थोड़े सीरियस लहजे में कहा, विराज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं। आप जिस रास्ते पर चल है वहां पर आपके साथ साथ बस छोटी सी जान को भी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हमारा यही सुझाव होगा कि आप उसे खुद से दूर रखें। डीजे के इतना कहते ही विराज ने गुस्से से टेबल पर हाथ मारते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए, वह हमेशा मेरे साथ रहेगी, मैं उसे कभी खुद से दूर नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। मैं इतना पावरफुल बनेगा कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना तो दूर की बात है, उसे आंख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। मैं उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करूंगा, मैं उसका प्रोटेक्टर बनूंगा। विराज की गुस्से भरी आवाज सुनकर डीजे समझ गए कि विराज किसी भी कीमत पर खुशी को खुद से दूर नहीं करेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, आपको जो सही लगे वह कीजिए, पर कल याद से आपको उसी जगह पर आना है जहां पर अब आपका फ्यूचर डिसाइड होगा। विराज ने खुशी की तरफ देखते हैं कहा, ठीक है, मैं कल तब वक्त पर वहां पर पहुंच जाऊंगा। आप यहां पर किसी फीमेल सर्वेंट को भेज दीजिए जो भरोसे के लायक हो, मेरी गैर मौजूदगी वह मेरी बेबी का ध्यान रख सके। डीजे ने कहा, ठीक है, मैं कल सुबह ही किसी भरोसेमंद फीमेल सर्वेंट को भेज दूंगा, अपना ध्यान रखना। और नन्ही शहजादी का भी कहकर डीजे ने कॉल कट कर दिया। इसी तरह से आज का पूरा दिन निकल गया। 8 दोपहर के बाद एक बार भी नीचे नहीं आया था। उसने डिनर भी अपने रूम में ही मंगवाया था। खुशी भी उठकर रूम में यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। डीजे ने उसके लिए काफ़ी सारे टॉयज भेजे थे, इसलिए खुशी खुशी से सारे टॉयज के साथ खेल रही थी। विराज को ये सब कुछ पसंद तो नहीं था, पर खुशी की खुशी के लिए उसने अपने रूम को काबाद खाना बनने दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह के 10 बजे विराज खुशी को अपनी गोद में लेकर सुबह पर बैठा हुआ था और अपने सामने खड़ी 40 साल की औरत को घूर घूर कर देख रहा था। उस औरत ने कहा, सर हमें डीजे सर ने भेजा है, उन्होंने कहा है कि हमें राजकुमारी का ध्यान रखना है। कहते हुए उन्होंने प्यार से खुशी की तरफ देखा जो कि विराज की गोद में बैठकर अपने छोटे छोटे हाथों से कभी उसके बाल खींचती तो कभी उसके गाल। विराज में खुशी की तरफ देखा और प्यार से कहा, प्रिंसेस देखो, मैं आपके लिए एक अच्छी वाली आंटी को बुलाया है, अब आप उनके साथ मस्ती करो, मुझे बाहर जाना है। विराज की बात सुनकर खुशी बड़ी बड़ी आंखों से उसे टुकुर टुकुर देखने लगी।
उस औरत का नाम ममता था। उन्होंने आगे जाकर खुशी को अपने गोद में लेने की कोशिश की तो खुशी ने अपने छोटे छोटे हाथों से उन्हें खुद से दूर करते हुए कहा, हमें नहीं आना, हम हैंडसम विराज की गोद में रहेंगे। कहते हुए खुशी ने विराज पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। खुशी की बात सुनकर विराज के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने खुशी के बालों को ठीक करते हुए कहा, बेबी मुझे इम्पोर्टेंट काम के लिए बाहर जाना है, मैं आपके लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आऊंगा, आप आंटी के साथ रहो तब तक। विराज की बात सुनकर भी खुशी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। विराज ने घड़ी में टाइम देखा, उससे आधे बाद डीजे की बताई हुई जगह पर पहुंचना था। उसने प्यार से कहा, ये लो चॉकलेट। कहते हुए उसने कई सारी चॉकलेट खुशी के सामने रख ली। खुशी ने चॉकलेट लेने के लिए अपना हाथ आगे की, यही था कि विराज ने चॉकलेट को पीछे करते हुए कहा, पहले आंटी की गोद में जाओ तभी चॉकलेट मिलेगी। विराज की बात सुनकर खुशी ने मुंह बनाते हुए कहा, गंदे विराज, हम बात नहीं करेंगे। कहते हुए को ममता जी की तरफ अपने हाथ बढ़ने लगी। ममता जी ने जल्दी से उसे अपनी गोद में ले लिया और उसे लेकर सुबह पर बैठकर अपने हाथों से उसे चॉकलेट खिलाने लगी। विराज ने खुशी की तरफ देखकर उसके दोनों गालों पर किस करते हुए कहा, मस्ती मत करना, मैं जल्दी वापस आऊंगा। खुशी ने अपनी नीली नीली आंखों से टुकुर देखते हुए कहा, प्रॉमिस। विराज में मुस्कुराकर उसके गालों को खींचा और कहा, प्रॉमिस। कहते हुए विराज वहां से चला गया। विराज के वहां से जाते ही आरती जी, जो कि किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी करने के लिए गई थी, वह बाहर आ गई। उस औरत को देखकर आरती जी ने उसे घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? आरती जी के सवाल पर ममता जी ने रिस्पेक्ट के साथ कहा, हम बेबी का ध्यान रखने के लिए आए हैं, विराज सर ने हमें बुलाया है। ममता जी की बात सुनकर आरती का ध्यान खुशी पर गया, जो कि चुपचाप उसकी गोद में खेल रही थी। उन्होंने मन ही मन कहा, शायद सब लोग सही कह रहे हैं, इस बच्चे के आने के बाद विराज कुछ ज्यादा ही रूड हो गए हैं और हमारे साथ बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, हमें इसे हमारे विराज से दूर करना ही होगा। सोचते हुए आरती जी वहां से चली गई। दूसरी तरफ विराज एक लग्जरियस गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, उसकी आंखें इस वक्त बेहद डरावनी लग रही थी। 1 घंटे के बाद उसकी गाड़ी एक आलीशान से बिल्डिंग के सामने आकर रुकी, जिसे देखकर विराज के होठों के कौने टेढ़े हो गए। कुछ देर बाद एक बड़े से बैंक्वेट हॉल में कई सारे लोग मौजूद थे। उन्हें देखा करें ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे पावरफुल होंगे। वह सभी एक दूसरे से बात करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। तभी उनके कानों में डीजे की आवाज पड़ी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट माफिया किंग की अनाउंसमेंट करने वाला हूं, तो कुछ ही देर में दुनिया पर राज करने वाला फ्यूचर किंग यहां पर पहुंचने वाला है। डीजे की अनाउंसमेंट सुनकर कुछ लोग खुश थे तो कुछ लोग काफी ज्यादा गुस्से में लग रहे थे, पर किसी के हाथ में कुछ नहीं था। कर्ट अंडरवर्ल्ड में डीजे से पावरफुल कोई भी नहीं था। डीजे दरवाजे की तरफ मुस्कुराते हुए देख रहे थे, क्योंकि उन्हें न्यूज मिल चुकी थी कि आज यहां पर पहुंच चुका है। डीजे के कानों में ब्लूटूथ लगे हुए थे, उन्हें ब्लूटूथ से बॉडीगार्ड की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर डीजे मुस्कुराते हुए बैंक्वेट हॉल के दरवाजे के पास आ गए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तो यह है हमारे फ्यूचर किंग। विराज 10 बाउंसर के साथ एटीट्यूड के अंदर आ गया। उसके चेहरे पर इस वक्त एक ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था, जिससे सिर्फ उसकी आंखें सबको नजर आ रही थी। डीजे की बात सुनते ही सभी लोग पलटकर इस डायरेक्शन में देखने लगे, जहां पर अंडरवर्ल्ड पर राज करने वाला फ्यूचर किंग मौजूद था। जैसे ही उन लोगों का ध्यान छोटे से विराज पर गया, हालांकि उसकी हाइट छोटी नहीं थी, फिर भी हर कोई बता सकता था कि उसकी उम्र 10 से 12 साल के बीच में है। सभी लोग जैसे सदमे में चले गए। वहां पर मौजूद एक डॉन ने चिल्लाते हुए कहा, माफिया किंग, ये क्या घटिया मजाक है, आप इस बच्चे को फ्यूचर किंग अनाउंस कर रहे हैं। उसने इतना कहा ही था कि वहां पर एक बुलेट की आवाज सबके कानों में पड़ी और अगले ही पल वो डॉन जमीन पर गिर गया। सबने हैरानी से देखा तो अभी अभी जो बच्चा मास्क लगाकर अंदर आया था, उसके हाथ में एक गन थी और यह निशाना उसी ने लगाया था। डीजे ने विराज की हरकत देखकर मुस्कुराते हुए कहा, वेल डन मेरे शेर, वेल डन। इसी तरह से अपने सामने ऊंची आवाज में बात करने वालों का मुंह दबाया करो। वह क्या है ना, कुत्ते भौंकते रहते हैं, पर हमें कुत्तों को इग्नोर नहीं करना है बल्कि रास्ते से हटाना है। कहते हुए डीजे में जोर से चिल्लाते हुए कहा, क्या किसी को कोई और ऑब्जेक्शन है? डीजे की बात सुनकर आगे किसी ने कुछ भी नहीं कहा। डीजे ने सामने लगी हुई किंग की कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो मेरे शेर, वो कुर्सी तुम्हारा इंतजार कर रही है। कहते हैं डीजे ने विराज का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ किंग की कुर्सी की तरफ लेकर आ गया। विराज भी एटीट्यूड से डीजे के साथ चलता हुआ कुर्सी की तरफ आ रहा था। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में कोई किसी रियासत का राजा और राजकुमार हो। दोनों की चाल में एक अलग ही एटीट्यूड, एक अलग ही ऑरा था, जो कि वहां पर मौजूद हर एक इंसान महसूस कर पा रहा था।
कुर्सी के पास पहुंचकर डीजे ने उसे पर हाथ रखते हुए कहा, आज मैं मेरे शेर विराज सिंघानिया को अपना वारिस घोषित करता हूं। मेरे मरने के बाद या फिर जब मैं कुर्सी ना संभालना चाहूं तब हर कंडीशन में इस कुर्सी पर मेरे शेर का हक होगा। मेरा शेर बनेगा फ्यूचर माफिया किंग। विराज बस किंग की कुर्सी की तरफ देख रहा था। डीजे के चेहरे पर इस वक्त बड़ी सी मुस्कुराहट थी। डीजे ने पलटकर सभी डॉन और गैंगस्टर की तरफ देखते हुए कहा, मेरे शेर को बच्चा समझकर उसकी डिसरिस्पेक्ट करने के बारे में सोचना भी मत। अभी यह बच्चा क्या कर सकता है तुम सब लोगों ने देख ही लिया है। अगर किसी और को ऑब्जेक्शन हो तो वह अभी अपने दिल और दिमाग के सवालों को हमारे सामने रख सकता है, क्योंकि उसके बाद उसे कोई सफाई नहीं दी जाएगी। डीजे की बात सुनकर सभी गैंगस्टर एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अंडरवर्ल्ड की दुनिया का एक उसूल था, अगर किंग चाहे तो वह किसी को भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए दूर कर सकता था। किसी की भी हिम्मत डीजे के खिलाफ जाने में नहीं थी और अब इस छोटे बच्चे का चेहरा देखकर उन्हें यकीन हो गया था कि अगर डीजे में से चुना है तो जरूर इस बच्चे में कुछ खास बात होगी। किसी ने भी ऑब्जेक्शन करने की या कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। ये देखकर डीजे के होठों के कोने टेढ़े हो गए। डीजे ने पलटकर विराज की तरफ देखा, जो कि अपनी गहरी काली आंखों से किंग की कुर्सी को घूर घूर कर देख रहा था। डीजे ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथ में लेकर बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये कुर्सी तुम्हारे लिए ही बनी है मेरे शेर। तुम इस दुनिया पर राज करने के लिए बने हो। डीजे की बात सुनकर विराज ने अपना चेहरा ऊपर उठकर डीजे की तरफ देखा। उसके होठों के कोने अपने आप टेढ़े हो गए और वह एक दिलकश मुस्कुराहट के साथ इस कुर्सी पर जाकर बैठ गया। विराज भले ही छोटा था पर कुर्सी पर बैठकर उसकी ऑरा बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी, उसका एटीट्यूड और उसके चेहरे का वह अजीब सा तंज, कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता था कि ये बच्चा नॉर्मल तो बिल्कुल भी नहीं है। डीजे ने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, इस कुर्सी को उसका अगला वारिस मिल चुका है। कहते हुए डीजे ने अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। वह सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। कुछ देर बाद बॉडीगार्ड अपने हाथ में एक बड़ी सी थाल लेकर आए, जो कपड़े से ढकी हुई थी। डीजे ने तल से कपड़ा उठाया। उसके अंदर एक सुनहरे कलर का चाकू और एक अजीब से दिखने वाली गन थी, जिसे देखकर डीजे के होठों के कोने टेढ़े हो गए। उसने विराज के हाथ में वह दोनों चीज रखते हुए कहा, ये दोनों चीज देखने में जितनी नॉर्मल लगती है, असल में उतनी ही डरावनी और खतरनाक है। यह अंडरवर्ल्ड के किंग को दी जाती है और अब तुम मेरे वारिस हो। मेरे बाद ये कुर्सी तुम्हें ही संभालती है। डीजे की बात है सुनकर विराज ने उन दोनों चीजों की तरफ देखा और उन पर अपना हाथ घुमाने लगा। कुछ देर बाद अनाउंसमेंट खत्म हो चुकी थी। डीजे अंडरवर्ल्ड के कुछ लोगों से विराज को मिला रहा था। विराज किसी एरोगेंट इंसान की तरह उन सबके साथ बात कर रहा था। विराज का एटीट्यूड, उसकी बात करने की तकनीक देखकर वह सभी लोग हैरान थे। उसकी बातें सुनकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह एक 10 या 11 साल का बच्चा है। डीजे तो विराज पर काफी ज्यादा प्राउड फील कर रहे थे, क्योंकि आज विराज की वजह से सभी लोगों के चेहरे पर उन्हें जलन नजर आ रही थी। सभी लोगों को यही लगता था कि डीजे की फैमिली में कोई भी नहीं है, इसलिए डीजे के बाद अंडरवर्ल्ड की कुर्सी हथियाना उन सब के लिए आसान होगा। पर आज भी देने उन सबके सामने अंडरवर्ल्ड से अगले किंग की अनाउंसमेंट कर दी थी, इसलिए कई लोग काफी ज्यादा नाराज थे। पर डीजे को किसी की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पार्टी खत्म होते होते 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका था। इस वक्त विराज एक गैंगस्टर के साथ बात कर रहा था। डीजे भी वहीं पर खड़ा था। विराज बार बार अपने हाथ में लगी हुई घड़ी पर टाइम देख रहा था। उसे खुशी की चिंता हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद उसने एक बार भी खुशी के बारे में ममता जी से कुछ नहीं पूछा था। उसने खुद से कहा, तुम कैसी हो बेबी? कहते हुए विराज ने डीजे की तरफ देखा। विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर डीजे ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और केंद्र में आकर सबकी तरफ देखते हुए कहा, तो आज की पार्टी यहीं पर खत्म होती है। इस अनाउंसमेंट के बारे में बाहर किसी को कोई खबर नहीं मिलनी चाहिए। डीजे की इनडायरेक्ट धमकी को सभी लोग समझ गए थे। आधे घंटे के अंदर अंदर ही बैंक्वेट हॉल पूरा खाली हो चुका था। इस वक्त वहां पर कुछ गिने चुने लोग मौजूद थे। विराज ने डीजे की तरफ देखते हुए कहा, अब अगर सारा काम हो चुका है तो मैं जाना चाहता हूँ। मुझे बेबी के पास जाना है, उसे मेरी जरूरत है। विराज की बात सुनकर डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है,
चले जाना। कुछ देर तो अपने डीजे के साथ बात कर लो। वैसे भी कई कई दिनों तक अपनी शक्ल नहीं दिखते हो, बस थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल लो। डीजे की बात सुनकर विराज ने डीजे के चेहरे की तरफ देखा। डीजे के चेहरे पर उसे एक छोटी सी मुस्कुराहट और उम्मीद नजर आ रही थी। विराज ने अपना सर हिलाया और डीजे के साथ बैंक्वेट हॉल से बाहर आ गया। कुछ देर बाद डीजे और विराज एक तालाब के किनारे पर मौजूद थे। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? कहते हुए डीजे के होठों पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। डीजे की बात सुनकर विराज ने डीजे की तरफ देखा। आज से 3 साल पहले जब वह 7 साल का बच्चा था, वह पहली बार डीजे से मिला था और अब उसकी जिंदगी में डीजे एक अहम किरदार था। विराज को कुछ न बोलते हुए देखकर डीजे विराज के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने विराज के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए कहा, जिंदगी जीने की उम्मीद तो दी थी पर तुम्हें देखने के बाद लगा जैसे मेरा कोई अपना मेरे पास है। कहते हुए डीजे की आंख से एक आंसू बूंद उसके गाल पर आ गई। डीजे ने आगे बढ़कर विराज माथे को चूम लिया। विराज जिस किसी का भी फिजिकली टच या किस करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। डीजे के इस तरह से किस करने पर उसने बिल्कुल भी ऐतराज नहीं था। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, आज गुस्सा नहीं आया तुम्हें? वरना किस करता हूँ इसे घूर कर देखते हो, जैसे आंखों से ही खून कर दोगे। डीजे की बात सुनकर विराज डीजे को घूरने लगा। डीजे ने हंसते हुए कहा, ऐसे मत देखो, मुझे मासूम इंसान को डर लगता है। डीजे की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा। वो बस तालाब के किनारे बैठकर तालाब के शांत पानी को देखने लगा और याद करने लगा कि कैसे 3 साल पहले उसने एक माफिया किंग को टूटी हुई हालत में देखा था। फ्लैशबैक 3 साल पहले स्कूल में रेसिंग कंपटीशन में विराज के जीतने पर दंश ने यह इल्जाम लगाया था कि विराज ने दौड़ते हुए उसे नीचे गिराया है, जिस वजह से वह नहीं जीत पाया और विराज की खुशी पर खुश होने की जगह पर उसके पेरेंट्स ने उसे डांटा था कि वह अपने भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। उस दिन विराज स्कूल से मेंशन वापस जाने की जगह पर ड्राइवर के साथ तालाब के किनारे आ गया था। ये तालाब उसके स्कूल से काफी पास था। वह तालाब के किनारे की तरफ आ ही रहा था कि तभी उसे एक इंसान तालाब के किनारे पर घुटनों के बाल बैठा हुआ नजर आया था। विराज चुपचाप उस इंसान के पीछे आकर खड़ा हो गया था। तभी उसके कान में उस इंसान की आवाज पड़ी, आखिर क्यों जिंदा हूं मैं? कोई भी तो नहीं है मेरी लाइफ में। इतना पावर है, इतना पैसा है, पर परिवार के नाम पर कोई नहीं है। हमेशा सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान हूं, पर आज पता चल रहा है कि मैं तो दुनिया का सबसे कमजोर इंसान हूं। कहते हुए वह इंसान फूट फूट कर रोने लगा। विराज चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। आज कई दिनों बाद उसकी आंखों में भी आंसू थे, क्योंकि बाकी पेरेंट्स की तरह वह भी चाहता था कि उसके जीतने पर उसके पेरेंट्स उसे अपने गले से लगाए, उसे शाबाशी दे। पर उसके पेरेंट्स ने तो उस पर इल्जाम लगाया था कि उसने जीतने के लिए अपने खुद के भाई को हराया था। मासूम 7 साल के विराज का दिल बुरी तरह से टूट गया था। बचपन से ही उसके भाई में और उसमें फर्क किया जाता था, क्योंकि वह बचपन से जिद्दी था और उसका भाई अपनी मीठी मीठी बातों में अपने घर वालों को लपेटकर उन सबके सामने अच्छा बनने का नाटक करता था। विराज को आज अपने भाई से और भी ज्यादा नफरत हो रही थी। वह अभी भी चुपचाप खड़ा होकर उसे आदमी की बातें सुन रहा था। तभी वह आदमी उठकर खड़ा हो गया। उसने तालाब की तरफ देखते हुए कहा, शायद मुझे अपनी इस बेफिजूल की जिंदगी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मेरे जीने और मरने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। कहते हुए वह आदमी तालाब में कूदने ही वाला था कि पीछे से छोटे से विराज ने कहा, अगर आपके मरने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता तो फिर खुद के लिए जियो ना, दूसरों के लिए क्यों जी रहे हो? इस प्यारी सी आवाज को सुनकर वह आदमी कूदने की जगह पर रुक गया। उसने हैरानी से पीछे पलटकर देखा तो पीछे एक 3 फीट का छोटा सा बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में खड़ा था। उसके कपड़ों पर मिट्टी लगी हुई थी और उसका छोटा सा चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। वह आदमी कोई और नहीं, दिग्विजय जिंदल यानी कि डीजे था। डीजे हैरानी से अपने सामने खड़े विराज को देख रहा था। उसने धीरे से कहा, तुम कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? विराज ने डीजे के पास आकर अपना चेहरा ऊपर करते हुए कहा, नीचे झुको। डीजे ने उसे घूरते हुए कहा, मैं क्यों नीचे झुकूंगा? विराज ने डीजे को घूरते हुए कहा, जितना कहा है उतना करो। इतने छोटे से बच्चे की एरोगेंट आवाज सुनकर डीजे उसे घूरने लगा।
डीजे अंडरवर्ल्ड का किंग था और उसके सामने ये पिद्दी 3 फीट का बच्चा इस आवाज में बात कर रहा था। डीजे ने कॉलर से विराज को पढ़कर ऊपर उठाते हुए कहा, पिद्दी से बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत की, तुम अंडरवर्ल्ड के किंग के सामने ऊंची आवाज में बात करो। डीजे की बात सुनकर विराज ने डरने की जगह पर उसकी आंखों में आंखें डालकर घूरते हुए कहा, अगर अंडरवर्ल्ड के किंग हो तो क्या कमी है आपकी लाइफ में, जो मरने के लिए यहाँ पर आए हो। विराज की बात सुनकर डीजे चुप हो गया। डीजे के पास बोलने के लिए कुछ था ही नहीं। डीजे ने विराज को नीचे उतारते हुए कहा, यहाँ से चले जाओ बच्चे, मुझे फालतू में डिस्टर्ब मत करो। विराज ने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधकर डीजे को घूरते हुए कहा, क्यों शर्म आ रही है मेरे सामने बात करने में, अगर मरना चाहते तो मेरे सामने मर जाओ। मैं देखूंगा कि लोगों को मरते हुए देखने का एक्सपीरियंस कैसा होता है। विराज की बात सुनकर डीजे की आंखें छोटी हो गई। उसने विराज को घूरते हुए कहा, तुम तो एक नंबर के बदमाश बच्चे हो, तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता भी है। विराज ने डीजे की बात पर उसे एरोगेंट तरीके से देखते हुए कहा, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। आप यहाँ पर मरने के लिए आए हैं और मैं सुकून तलाश करने के लिए। मुझे मेरा सुकून मिल जाएगा और आपको आपका सुकून चाहिए। वैसे तालाब ज्यादा गहरा नहीं है, मरने के चांस काफी कम है। अगर आपको मरना ही है तो आप किसी ब्रिज से नीचे कूद जाइए, जल्दी मर जाओगे। विराज की बातें सुनकर अब डीजे को गुस्सा आ रहा था। उसे लगा था कि ये बच्चा कहेगा कि अंकल ऐसा मत करो, अंकल प्लीज मत मरो, पर ये लड़का तो डीजे को मरने के लिए मोटिवेट कर रहा था। डीजे ने विराज के पास आकर उसे अपने पास खींचकर घूरते हुए कहा, शैतान बच्चे तुम्हारा नाम क्या है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो। विराज ने डीजे की आंखों में आंखें डालकर उसे घूरकर बेहद सर्द आवाज में कहा, विराज सिंघनिया नाम है मेरा, और आपका क्या नाम है। डरपोक अंकल। विराज के मुंह से खुद के लिए डरपोक सुनकर डीजे ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, डरपोक नहीं हूं मैं और मेरा नाम डीजे है। विराज ने डीजे की आंखों में आंखें डालकर देखते हैं कहा, बजाने वाला डीजे। कहते हुए विराज टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ मुस्कुराने लगा। इस छोटे से बच्चे की बातें सुनकर अब डीजे को गुस्सा आ रहा था। डीजे ने विराज को कंधों से पकड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, बच्चे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी के अभी यहाँ तालाब में फेंक सकता हूँ। तुम कहाँ गए हो ये तुम्हारे घर वालों को पता भी नहीं चलेगा। डीजे की बात सुनकर विराज के होठों की मुस्कुराहट पल भर में गायब हो गई और उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशन आ गए जैसे उसे गुस्सा आ रहा हो। डीजे ने भी विराज की आंखों के बदलते रंग को देख लिया था। उनको समझ नहीं आ रहा था कि छोटे से बच्चे को उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो अचानक से इसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। डीजे ने विराज की तरफ देखकर कुछ कहना चाहा, तभी विराज ने गुस्से से डीजे की आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहा, अगर आप मुझे यहाँ पर फेंककर मार भी डालेंगे तो भी मेरे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके लिए तो मैं रहूं या ना रहूं एक ही बात है। फैमिली होकर भी अनाथ हूं मैं, समझ आया। इसलिए ऐसी धमकियां देना बंद कीजिए क्योंकि मैं ऐसे धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। कहते हुए विराज ने डीजे को खुद से दूर किया और तालाब की तरफ देखने लगा। वही विराज की बात सुनकर डीजे हैरानी से विराज की तरफ देख रहा था। इस 7 साल के छोटे से बच्चे की आंखों में उसने वही दर्द देखा था जो उसकी आंखों में था। उसके पास तो परिवार के नाम पर कोई नहीं था। सालों पहले ही उसका पूरा परिवार उसे दूर हो चुका था और अब उसके पास सिर्फ पैसा पावर था पर अपना कहने के लिए कोई भी नहीं। डीजे ने विराज की तरफ देखते हुए कहा, इतना दर्द, इतनी तकलीफ, इतनी सी उम्र में। डीजे की बात पर विराज ने टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ कहा, दर्द और तकलीफ उम्र देखकर नहीं मिलती। वैसे भी अब मुझे इस दर्द और तकलीफ से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे आदत हो गई है इन सब की। आपकी लाइफ में क्या तकलीफ है जो यहाँ पर मरने के लिए आए थे? शक्ल से तो अच्छे ही लगते हो। अगर दूसरा कोई आपके पास नहीं है तो खुद के लिए जियो। वैसे भी दुनिया में हम अपने लिए आए हैं तो अपने लिए ही जीना चाहिए। विराज की बात सुनकर डीजे के चेहरे पर एक दर्द नजर आने लगा। डीजे ने आसमान की तरफ देखते हुए कहा, मेरे पास अपना कहने के लिए कोई नहीं है। ना माँ, ना बाप, ना भाई, ना बहन, ना पत्नी, ना बच्चे, कोई नहीं। मैं पैसों के पीछे भागता रहा पर अब लग रहा है जिंदगी तो काफी पीछे छूट चुकी है। मैं अकेला भाग रहा था।
सच में जिंदगी में कोई अपना ना हो तो जिंदगी बेरंग सी लगने लगती है। ऐसा लगता है जैसे जीने से बेहतर मरना होगा। डीजे की बात सुनकर विराज ने पलटकर डीजे की तरफ देखा। डीजे के चेहरे पर इस वक्त दर्द और तकलीफ नजर आ रही थी। उसने डीजे के पास आकर उसके हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, अगर आपको अपना परिवार चाहिए तो आप मुझे अपना परिवार मान सकते हैं। डीजे जो कि चुपचाप तालाब को देख रहे थे, विराज की बात सुनकर हैरानी से विराज की तरफ देखने लगे। छोटा सा विराज इस वक्त काफी ज्यादा दर्द में लग रहा था। डीजे ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है, तुमसे बात करके ऐसा लग रहा है जैसे सच में तुम मेरे कोई अपने हो। कहते हुए डीजे ने आगे बढ़कर छोटे से विराज को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी गोद में उठा लिया। विराज ने डीजे के सीने पर मारते हुए कहा, मैं बच्चा नहीं हूँ, मुझे नीचे उतारो। विराज की बात को इग्नोर करके डीजे ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, मैं तुम्हें नीचे नहीं उतारूंगा। आज से तुम ही मेरी फैमिली हो, तुम ही मेरा परिवार और तुम ही मेरी जिंदगी हो। कहते हुए डीजे ने विराज के पूरे चेहरे को चूम लिया। विराज ने गुस्से से डीजे को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर उसे एक अजीब सा सुकून मिल रहा था। घर पर जब भी आरती जी या अर्जुन उसके पास आने की कोशिश करता, उसे याद आता कि कैसे हमेशा उसके पेरेंट्स दंश की वजह से उसे इग्नोर करते तो वो उन्हें खुद के करीब कभी भी नहीं आने देता, पर आज डीजे के साथ उसे अजीब सा सुकून मिल रहा था। फ्लैशबैक एंड। अपनी और डीजे की पहली मुलाकात को याद करके विराज के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। डीजे ने उसके पास आकर हंसते हुए कहा, तुम कितने क्यूट दिखते थे। वो तो तुम अभी भी हो, पर पहले से ज्यादा खड़ूस हो चुके हो। चलो काफी देर हो चुकी है, नन्ही शहजादी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी मेरे शेर। विराज को भी खुशी की याद आ रही थी। विराज जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और दौड़ता हुआ कार की तरफ भागने लगा। उसे इस तरह से जाते हुए देखकर डीजे ने हंसते हुए कहा, लगता है इसने अभी से मेरी बहुरानी ढूंढ ली। कहते हुए डीजे भी मुस्कुराते हुए अपनी कार में बैठकर अपने मेंशन के लिए निकल गए। शाम के 6 बजे विराज की कार सिंघानिया मेंशन के पार्किंग एरिया में आकर रुकी। कार का दरवाजा खोलकर विराज दौड़ता हुआ मेंशन के अंदर आ गया। लिविंग रूम में उसे अनु, धानी और धैर्य खेलते हुए नजर आए। उसने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया और दौड़ता हुआ ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में आकर उसने चारों तरफ देखा तो वहां पर खुशी और ममता जी दोनों में से कोई भी नहीं था। विराज में गुस्से से कहा, ये दोनों कहाँ है। कहते हुए वह वापस रूम से बाहर आकर कॉरिडोर में खुशी को ढूंढने लगा। उसे सबसे पहले अपनी बेबी को देखना था। दिन भर उसे दूर रहने के बाद अब विराज को उसकी बहुत याद आ रही थी। अर्श ने सीढ़ियों से नीचे आकर आसपास देखते हुए खुद से कहा, मेरी बेबी चली कहाँ गई। विराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर धैर्य, जो कि धानी के साथ खेल रहा था, उसने विराज की तरफ देखते हुए कहा, भाई क्या आप उस एंजल की बात कर रहे हो जिसकी ब्लू आइज हैं। धैर्य की आवाज सुनकर विराज ने उसे घूरकर उसकी तरफ देखा। एक पल के लिए तो धैर्य बेचारा डर गया, पर अगले ही पल उसने हिम्मत करते हुए कहा, वह जो आंटी अपने बुलाई है। वह आंटी एंजल को लेकर गार्डन में खेल रही थी क्योंकि एंजल बहुत ज्यादा रो रही थी। धैर्य की बात सुनते ही विराज की आंखें गहरी हो गई। उसने खुद से कहा, मेरी बेबी रो रही थी। कहते हुए विराज दौड़ता हुआ गार्डन की तरफ चला गया। वहीं धैर्य के बगल में खड़ी धानी ने गुस्से से कहा, भाई आपने उस गंदी बच्ची के बारे में विराज भाई को क्यों बताया। वो बहुत बुरी है, भाई उससे प्यार क्यों करते हैं। वह तो गंदी बच्ची है ना। मॉम कह रही थी कि हमें उससे दूर रहना है। धानी की बात सुनकर धैर्य ने उसे घूरते हुए कहा, वह तो कितनी प्यारी है। तुमसे किसने कहा वह गंदी है। वह बिल्कुल भी गंदी नहीं है, वह तो बिल्कुल एंजल की तरह दिखती है। धैर्य और धानी लड़ाई कर रहे थे। तभी अनु ने धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, भाई धानी सच कह रही है, वह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। हमारे भाई हमसे प्यार नहीं करते पर उससे प्यार करते हैं। कहते हुए अनु के चेहरे पर उदासी झलकने लगी। अनु के साथ साथ धानी के चेहरे पर भी उदासी थी। धैर्य अपने दोनों बहनों की तकलीफ को समझता था क्योंकि वह दोनों हमेशा से विराज के साथ खेलना चाहती थी, पर विराज कभी भी उन्हें खुद के करीब नहीं आने देता था। इसके पीछे क्या वजह थी ये तो धैर्य भी नहीं जानता था, पर उसे जहां तक याद था बचपन में विराज उसकी दोनों बहनों से बहुत प्यार करता था। फिर अचानक से उसने उन सब से दूर रहना शुरू कर दिया।
विराज दौड़ता हुआ गार्डन में आ गया। उसने आसपास देखा, उसे कहीं भी खुशी नजर आई। वो गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। वो खुशी को यहाँ से वहाँ ढूंढ रहा था। तभी उसे गार्डन के दूसरे कोने से खुशी के रोने की आवाज सुनाई दी। उसके रोने की आवाज सुनकर विराज दौड़ता हुआ उस डायरेक्शन में भागता हुआ पहुंचा जहां से उसे रोने की आवाज आ रही थी। वहां जाकर उसने देखा तो नहीं, खुशी अपने हाथ में पड़े हुए सभी टॉयज को यहाँ से वहां फेंककर जोर जोर से रो रही थी और ममता जी उसे संभालने की कोशिश कर रही थी, पर खुशी उन्हें अपने पास नहीं आने दे रही थी। कभी उनके हाथों पर बाइट कर रही थी तो कभी उनकी गर्दन पर फिर भी ममता जी उसे पर गुस्सा नहीं कर रही थी, बल्कि उसे प्यार से संभालने की कोशिश कर रही थी। विराज ने जब खुशी को इस तरह से रोते हुए देखा, उसे अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। नन्ही सी खुशी की आंखों से आंसू की बूंदें टपक रही थी। वो सिसक सिसक कर रो रही थी। विराज ने खुशी की तरफ जाकर प्यार भरी आवाज में कहा, बेबी। विराज की आवाज सुनते ही नन्ही सी खुशी ने रोना बंद कर दिया और पलटकर देखा तो विराज उससे कुछ ही दूरी पर खड़ा था। विराज को देखते ही उसकी नीली नीली आंखों में चमक नजर आने लगी। वो अपने छोटे छोटे कदमों से दौड़ते हुए विराज की तरफ आने लगी। वह विराज के करीब पहुंचने ही वाली थी कि वह घुटनों के बाल नीचे गिर गई। खुशी को गिरते हुए देखकर विराज दौड़ता हुआ खुशी के पास आ गया। उसने झटके से खुशी को अपनी गोद में उठाकर सीने से लगाते हुए कहा, आप क्यों रो रही हो? आप ठीक तो हो ना? नीचे गिरने की वजह से खुशी को चोट तो नहीं लगी थी, पर विराज को अपने करीब देखकर वह और जोर जोर से रोने लगी। खुशी को इस तरह से रोते हुए देखकर विराज गुस्से से ममता जी को घूरने लगा। विराज की डरावनी नज़र देखकर ही ममता जी की तो हालत खराब हो चुकी थी। विराज ने खुशी को प्यार से सहलाते हुए कहा, क्यों रो रहा है मेरा बच्चा? आपको क्या चाहिए? खुशी ने रोते हुए कहा, आप गंदे हो, आप मुझे छोड़कर चले गए। मम्मा दादी की तरह मैं आपसे बात नहीं करूंगी। खुशी की बात सुनकर विराज प्यार से उसके छोटे से चेहरे को देखने लगा। उसने खुशी के दोनों गालों को चूमते हुए कहा, मैं तो आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट लाने के लिए गया था। अगर आप मुझसे बात नहीं करोगे तो फिर मैं वो गिफ्ट किसी और को दे दूंगा। विराज की बात सुनकर खुशी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से विराज को मारते हुए कहा, नहीं, वह गिफ्ट खुशी के हैं, उसे ही चाहिए। खुशी की बात सुनकर विराज ने प्यार से कहा, तो रोना बंद करो, मैं गुड गर्ल को ही गिफ्ट दूंगा और जो रोती है वो गुड गर्ल नहीं होती। पहले आपको गुड गर्ल बनना होगा, तभी आपको गिफ्ट मिलेंगे। विराज की बात सुनकर खुशी अपने नन्हे नन्हे हाथों से अपने आंसू साफ करने लगी और विराज ने उसके दोनों गालों को चूमते हुए कहा, मेरा समझदार बच्चा, चलो मैं आपको गिफ्ट देता हूँ, चॉकलेट देता हूँ। क्या आपने लंच किया? विराज की बात सुनकर खुशी टुकुर टुकुर से घूरने लगी और विराज पलटकर ममता जी की तरफ देख कर सर्द आवाज में कहा, क्या मेरी बेबी ने दोपहर को लंच किया था? विराज की डरावनी आवाज सुनकर बेचारी ममता जी ने घबराई हुई आवाज में कहा, जी सर, मैंने उनको जबरदस्ती खिला दिया था पर उन्होंने काफी कम खाया। ममता जी की बात सुनकर विराज उन्हें घूरता हुआ खुशी को अपनी गोद में लेकर मेंशन के अंदर चला गया। ममता जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, डीजे सर ने सही कहा था, ये भले ही दिखने में छोटे हैं पर कितने खतरनाक है। कहते हुए ममता जी भी गहरी सांस लेकर विराज और खुशी के पीछे पीछे अंदर आ गई। विराज खुशी को लेकर मेंशन के अंदर आ ही रहा था कि तभी धानी और अनु, जो कि छुपाना छुपी खेल रही थी, दौड़ते हुए दरवाजे से बाहर भागने लगी। उनका ध्यान सामने से आ रहे विराज पर नहीं था, जिस वजह से उनके विराज से काफी जोरदार टक्कर हो गई। विराज ने खुशी को मजबूती से पड़ा हुआ था, वरना खुशी पक्का उसकी गोद से नीचे गिर जाती। विराज ने खुशी को तो संभाल लिया पर धानी जोर से फ्लो पर गिर गई। नीचे गिरते ही वह जोर जोर से रोने लगी। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर विराज की तरफ देखा जो उसे गुस्से से घर रहा था। धानी ने रोते हुए कहा, भाई ने मुझे नीचे गिरा दिया, इस गंदी बच्ची की वजह से। धनी की बात सुनकर अनु ने उसे उठाते हुए कहा, गलती हमारी थी, चलो। अनु बात सुनकर धानी उठकर खड़ी हो गई। उसने गुस्से से खुशी को उंगली दिखाते हुए कहा, तुम बहुत बुरी बच्ची हो, तुम बहुत बुरी हो। कहते हुए धानी वहां से भाग गई और विराज गुस्से से घूरकर धानी और अनु की तरफ देखा और खुशी की तरफ देखने लगा, जो कि डरी हुई नजरों से आसपास देख रही थी। धानी के चिल्लाने की वजह से वह सच में डर गई थी।
विराज ने गुस्से से घूरकर धानी और अनु की तरफ देखा। दोनों ने विराज की आंखों देखकर चुपचाप वहां से भाग गई। विराज ने खुशी की तरफ देखकर उसके छोटे से चेहरे को अपने सीने में छुपाते हुए कहा, बच्चे क्या हुआ? खुशी ने डरी हुई आवाज में कहा, खुशी गंदी बच्ची नहीं है, खुशी गुड गर्ल है। खुशी की बात सुनकर विराज ने उसके गाल खींचते हुए कहा, तुम गुड गर्ल हो। विराज की बात सुनकर खुशी के होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई। धैर्य ने जोर से कहा, तुम एंजल है। धैर्य की आवाज सुनकर खुशी ने पलट कर देखा तो धैर्य बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। धैर्य को देखकर खुशी विराज की गोद से उतरकर उसकी तरफ जाने की कोशिश करने लगी। विराज ने जैसे ही ये देखा उसकी पकड़ खुशी पर मजबूत हो गई। उसने गुस्से से कहा, बेबी आप उसके पास नहीं जाओगी। खुशी ने क्यूट सा फेस बनाते हुए कहा, खुशी को खेलना है। धैर्य भी विराज के पास आ गया। उसने हिम्मत करते हुए कहा, भाई आप एंजल को मेरे साथ खेलने दो ना। ये कितनी प्यारी है, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं उसका पूरा ध्यान रखूंगा। मैं सच में अनु और धानी की तरह उससे नफरत नहीं करता हूँ। मुझे ये सच में पसंद है। ये बिल्कुल एंजल की तरह दिखती है। कितनी क्यूट है यह नीली आंखें। प्लीज भाई। धैर्य की बात सुनकर विराज ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, मेरी बेबी से दूर रहो। कहते हुए विराज खुशी को मजबूती से अपनी गोद में उठाकर वहां से ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। खुशी ने रास्ते में ही रोना शुरू कर दिया। विराज ने उसे घूरते हुए कहा, अगर तुम और राय तो मैं तुम्हें चॉकलेट नहीं दूंगा। चॉकलेट का नाम सुनते ही खुशी का रोना बंद हो गया। आंखों से आंसू अभी भी निकल रहे थे पर वह अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़ी थी। विराज ने खुशी को रूम ले जाकर उसे बेड पर बिठाकर उसके दोनों गालों को खींचते हुए कहा, खुशी मेरा बच्चा मेरी तरफ देखो। खुशी ने अपना चेहरा नीचे करते हुए कहा, खुशी गुस्सा है, विराज से गुस्सा है। खुशी की तोतली आवाज सुनकर विराज ने उसका चेहरा ऊपर करते हुए कहा, अच्छा तो आप मुझसे गुस्सा हो तो फिर मैं आपका गिफ्ट किसी और को दे दूं। आपके चॉकलेट भी उसी बच्चे को दे देता हूँ जिसके साथ आप खेलना चाहती थी। विराज की बात सुनकर खुशी ने फिर से रोना शुरू कर दिया। विराज ने उसे जल्दी से अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो फिर रोना बंद करो। मैं आपको ही आपके सारे टॉयज दूंगा और सारे चॉकलेट दूंगा। विराज की बात सुनकर खुशी खुश हो गई। विराज ने उसके कपड़ों की तरफ देखा। मिट्टी में खेलने की वजह से खुशी के कपड़े गंदे हो चुके थे। विराज पहले उसे लेकर बाथरूम में चला गया। उसने अच्छे से खुशी को क्लीन किया और उसे एक तौलिए में लपेटकर रूम में आ गया। खुशी ने बाथरूम में विराज को भी गीला कर दिया था। विराज ने बाहर आकर क्लोजेट से खुशी की एक छोटी सी फ्रॉक लाकर उसे पहना दी और उसके छोटे छोटे बालों की 2 चोटियां बना दी। खुशी इस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। विराज ने उसके हाथ में चॉकलेट देते हुए कहा, आप यहीं पर बैठकर खेलो, मैं अभी आता हूँ। कहते हुए अपने कपड़े चेंज करने के लिए चला गया। वहीं खुशी अपने टॉयज के साथ पूरे रूम में यहाँ से वहाँ उछल कूद करने लगी। कुछ देर में विराज कपड़े चेंज करके बाहर आ गया। उसका ध्यान छोटी सी शैतान पर गया जो कि इस वक्त रूम के एक टेबल के सामने खड़ी होकर टेबल को हाथों से बजा रही थी। विराज ने खुशी के पास आकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, आपके हाथों में चोट लग जाएगी, दिखाओ मुझे। कहते हुए विराज ने खुशी के नन्हे नन्हे हाथों की तरफ देखा जो कि टेबल पर पटकने की वजह से रेड हो गए थे। उसने उसकी हथेलियां को चूमते हुए कहा, शैतान बच्चा आपको चोट लग जाएगी। खुशी ने तोतली आवाज में कहा, हमें खेलना है, टेबल बजाना है। कहते हुए वह खिलखिलाकर हंसने लगी। खुशी की बातें सुनकर विराज के होठों पर भी प्यारी सी स्माइल आ गई। विराज खुशी को लेकर अपनी गोद में फ्लो पर बैठ गया और अपने हाथों से टेबल को बजाने लगा। खुशी अपने नन्हे नन्हे हाथों से तालियां बजाते हुए विराज के गाल पर किस कर रही थी। विराज बस मुस्कुराते हुए उसकी बचकानी हरकतों को देख रहा था। उसे खुशी के साथ बच्चा बन के मस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि उसने तो अपना बचपन जिया ही नहीं था। दूसरी तरफ दंश के रूम में धानी दंश की गोद में बैठकर रो रही थी। उसने रोते हुए कहा, दंश भाई वह बहुत बुरी है, उसने विराज भाई को हमसे छीन लिया। विराज भाई हमसे प्यार नहीं करते पर वो उसके साथ कितने अच्छे से रहते हैं। वो उसके लिए चॉकलेट भी लाते हैं और गिफ्ट भी लाते हैं। वो बहुत बुरी है दंश भाई। धानी की बात सुनकर दंश ने प्यार से उसे चुप करते हुए कहा, चुप हो जाओ।
उसे तो मैं हमारे घर से निकाल कर ही रहूंगा। दंश की बात सुनकर अनु ने डरते हुए कहा, पर आप क्या करोगे भाई? विराज भाई तो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करते। मुझे भी वह नहीं पसंद। ये हमारा घर है और वह हमारे घर में क्यों रह रही है? अनु और धानी की बात सुनकर दंश ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम दोनों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मुझे अच्छे से पता है कि मुझे उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं। तुम दोनों रिलैक्स हो जाओ। अब तुम्हारा भाई देख लेगा कि उस छोटी सी चिड़िया के साथ क्या करना है। सबसे पहले तुम रोना बंद करो। धानी ने अपने आंसू साफ करते हुए कहा, भाई आप सच में उसे हमारे घर से निकाल दोगे ना? दंश ने धानी के आंसू साफ करके प्यार से उसके बालों को कान के पीछे करते हुए कहा, मैंने कहा ना, मैं उसे सच में हमारे घर से निकाल दूंगा। वो तीनों बात कर ही रहे थे कि तभी धैर्य अंदर आ गया। दंश की बात सुनकर उसके चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी। उसने दंश की तरफ देखते हुए कहा, पर भाई उसने क्या बिगाड़ा है? कितनी प्यारी और छोटी सी तो है वह। उसे रहने दो ना हमारे घर में। धैर्य की बात सुनकर दंश ने गुस्से से उसे देखते हुए कहा, धैर्य वह तुम्हें कहाँ से प्यारी नजर आती है? तुम्हें नजर नहीं आता कि तुम्हारा भाई जो तुम्हें, मुझे, अनु और धानी को अपने करीब भी नहीं आने देता, वो कैसे उसे 2 कौड़ी की अनाथ लड़की को अपने सीने से लगाकर घूमता है? सोचो कि अभी से वह उसके साथ इतने प्यार से बर्ताव करता है। जब वह बड़ी हो जाएगी तो वह क्या करेगा? दंश की बात है सुनकर धैर्य ने अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए कहा, पर भाई वो सच में बहुत क्यूट है। प्लीज उसके साथ कुछ मत करो। धैर्य की बात सुनकर धानी ने गुस्से से कहा, अगर आपने हमारा साथ नहीं दिया तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। धैर्य भाई, कहते हुए धानी उठकर खड़ी हो गई। धानी की बात सुनकर धैर्य के चेहरे पर परेशानी नजर आने लगी और अनु ने भी धैर्य की तरफ देखते हुए कहा, मैं भी आपसे बात नहीं करूंगी, आप उसी के साथ खेलना फिर। कहते हुए अनु भी धानी के साथ जाकर खड़ी हो गई। दंश ने धैर्य को घूरते हुए कहा, देखो हमारी बहनें हमसे नाराज हो गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या तुम्हारे लिए हमारी दोनों बहनों से ज्यादा जरूरी वह अनाथ लड़की है, वह जिसने विराज को हमसे छीन लिया है? दंश की बात सुनकर धैर्य ने कुछ नहीं कहा। वह नहीं चाहता था कि खुशी इस घर से जाए। उसे उसकी वह नीली आंखें बहुत प्यारी लगती थी, साथ ही उसकी वह क्यूट सी मुस्कुराहट पर अब जब उसकी दोनों बहनें उसे गुस्सा हो गई थी तो उसने आगे कुछ भी ना कहना ही बेहतर समझा। धैर्य को अब भी चुप देखकर दंश के होठों पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। उसने मन ही मन सोच लिया था कि उसे क्या करना है। विराज के रूम में खुशी के साथ मस्ती करते हुए विराज को काफी वक्त हो चुका था। उसने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, बच्चा अब आप अकेले खेलो, मुझे थोड़ा काम है, बाहर मत जाना। कहते हुए विराज जाकर लैपटॉप के पास बैठ गया। वही खुशी यहाँ से वहाँ उछल कूद करने लगी। विराज ने अपने रूम में उसके खेलने के लिए काफी स्पेस बना दिया था। जो फालतू सामान था उसने सारा बाहर निकलवा दिया था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि खुशी को खेलते खेलते चोट लग जाए। खुशी भी आराम से पूरे रूम में यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी। आखिर में जब वह थक गई तो रूम में रखे हुए कारपेट पर वह पेट के बल लेट गई और अजीब अजीब सी आवाज करने लगी। विराज ने पलटकर देखा, वह समझ गया कि ये शैतान लड़की उसे अपनी गोद में उठाने के लिए बुला रही है। विराज ने जल्दी से उसके पास जाकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए कहा, क्या हुआ? खुशी ने उसके गले में अपनी दोनों बाहें लपेटी और उसे टुकुर टुकुर देखते लगी। विराज ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बदमाश। कहते हुए विराज उसे अपनी गोद में लेकर लैपटॉप के सामने बैठ गया। विराज कीबोर्ड पर अपनी उंगलियां चल रहा था और खुशी सब कुछ ध्यान से देख रही थी। वह विराज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं कर रही थी। कुछ देर बाद विराज ने अपनी घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 8 बजे बज चुके थे। खुशी के डिनर का टाइम हो चुका था। उसने मोबाइल उठाकर सर्वेंट को कॉल करके ऊपर डिनर भेजने के लिए कह दिया और लैपटॉप बंद करके खुशी को लेकर बेड पर बैठ गया। कुछ देर बाद सर्वेंट डिनर लेकर रूम में आ चुका था। विराज हमेशा की तरह खुशी को डिनर खिलाया और खुद भी डिनर करके खुशी को लेकर बालकनी में घूमने लगा। खुशी अपने नन्हे नन्हे कदमों से पूरी बालकनी में यहाँ से वहाँ उछल कूद कर रही थी और विराज मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। उसकी पूरी दुनिया ही खुशी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी।
पहले तो वह डिनर और ब्रेकफास्ट के वक्त अपने परिवार के साथ नीचे थोड़ी देर के लिए ही सही टाइम स्पेंड कर लेता था, पर खुशी के आने के बाद से उसने उन लोगों को पूरी तरह से इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए अब पूरे सिंघानिया परिवार खुशी से और भी ज्यादा चिढ़ा हुआ था। काफी देर तक बालकनी में उछल कूद करने के बाद खुशी विराज के पैरों से आकर लिपट गई। विराज ने नीचे झुककर उसे अपनी गोद में उठाया और उसे अपने सीने पर लिटाकर उसे थपकी देते हुए बालकनी में चक्कर लगाने लगा। कुछ ही देर में खुशी इसी तरह से उसके सीने पर अपना कर रख कर सो गई। विराज ने उसके गालों को चूमा और उसे लेकर बेड पर आ गया। कुछ ही देर में दोनों की आंख लग चुकी थी। नेक्स्ट मॉर्निंग विराज खुशी को नहलाकर बाथरूम से बाहर आ चुका था। उसने खुशी को बैठकर बिठाते हुए कहा, आप यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ, कहते हुए और खुद नहाने के लिए चला गया। खुशी अपने नन्हे नन्हे कदमों से बेड से उतरकर रूम में उछल कूद करने लगी। तभी किसी ने रूम का दरवाजा खोला। खुशी जो कि रूम में उछल कूद कर रही थी, दरवाजे की आवाज सुनकर उसने देखा तो सामने विराज के जैसा दिखने वाला लड़का देखकर वो उसके पास आकर मुस्कुराने लगी। सामने कोई और नहीं दंश था। दंश ने खुशी की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें चॉकलेट चाहिए बच्चे, कहते हुए दंश ने चॉकलेट सामने कर दिया। चॉकलेट को देखकर खुशी ने खुशी से उसके हाथ से चॉकलेट ले लिया। दंश ने उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाते हुए कहा, अगर और चॉकलेट चाहिए तो मेरे साथ चलो। खुशी जिसे चॉकलेट बहुत पसंद है, वो खुशी से दंश की बात मान गई और चॉकलेट खाते हुए उसके साथ आने लगी। दंश उसे लेकर विराज के रूम से बाहर आ गया। उसने विराज के रूम की तरफ देखते हुए कहा, अब देखता हूँ कि कैसे तुम्हें तुम्हारी बेबी मिलती है। कहते हुए दंश खुशी को उसी तरह से अपनी गोद में लेकर इस फ्लो के कॉरिडोर के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। खुशी अभी भी मजे से चॉकलेट खा रही थी। दंश खुशी को लेकर कॉरिडोर के लास्ट में बने रूम के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने दरवाजा खोलते हुए कहा, बच्चे इस दरवाजे के अंदर बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई है, टेस्टी टेस्टी चॉकलेट्स, अंदर जाओ। दंश की बात सुनकर खुशी ने चमकती आंखों से उसकी तरफ देखा और खुशी से उछलते हुए कहा, सच में? दंश ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में बहुत सारी चॉकलेट है, जल्दी जाओ। खुशी अपने नन्हे नन्हे कदमों से चॉकलेट खाते हुए अंदर चली गई। दंश ने जैसे ही ये देखा उसने जल्दी से बाहर से दरवाजा बंद कर दिया और लॉक लगाते हुए कहा, अब देखता हूँ कि ये तुम्हारा प्यारा विराज तुम्हें कैसे ढूंढता है। कहते हुए उसके चेहरे पर शैतान स्माइल आ गई।